आज का टॉपिक है साउंड बेटा। सब लोग आज ध्यान से सुनना। साउंड है और बड़े आसानी से पढ़ना है, हमें समझ समझ के पढ़ना है हर चीज को। बस आप लोग बस ध्यान देना और सारी नोटबुक्स बुक्स वगैरह बंद कर दो। सब हाथ वाथ से बिल्कुल पेन वेन सब हटा लो, सब फ्री करो बिल्कुल आते। चलो देखो सब लोग, साउंड को पढ़ने से पहले बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी, कि एनर्जी क्या है बेटा, व्हाट इज एनर्जी। हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, एनर्जी की हेल्प से। बेटा समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, बैठा हूं, गा रहा हूं, खा रहा हूं, कुछ भी है, कोई भी काम कर रहा हूं, किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से। इसमें एक बात है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा काम, जितनी कम एनर्जी उतना कम काम। अच्छा तो सर एनर्जी जितनी ज्यादा है काम भी उतना, एनर्जी कम है तो उतनी कम एनर्जी। मतलब एनर्जी जो है एक वर्क की एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, क्षमता को। तो व्हाट इज एनर्जी सर, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। चलिए इसकी यूनिट क्या है बेटा, जूल। साइंटिस्ट का नाम था, अपने नाम पर। अच्छा यूनिट क्या होती है भाई, किसी भी क्वांटिटी को उसमें जिस टर्म में मेजर किया जाता है, जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, किलोमीटर में, मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, आवर में, तो यूनिट हो गया। ऐसे एनर्जी को इसमें जूल में। सर एनर्जी क्यों पढ़ा रहे, बता रहा हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइक एज लाइट एनर्जी, ये भी एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम लोग देख रहे हैं। या फिर मैं बोल रहा हूं, साउंड एनर्जी। मैं चल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी। भाई चलने में कौन सी एनर्जी यूज होती है, मोशन में, काइनेटिक। बैठा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। या किसी भी ऑब्जेक्ट को काइनेटिक से पोटेंशियल में, मतलब स्टैटिक कंडीशन में, मतलब डायनामिक कंडीशन से स्टैटिक कंडीशन में लाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो भी पोटेंशियल है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो रुकना चाहता है तो रोकने में जो एनर्जी यूज लगेगी वो पोटेंशियल होगी। अच्छा सर और कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। पेट्रोल डीजल फ्यूल वगैरह में सब कौन सी एनर्जी लगती है, केमिकल एनर्जी। सेल, इलेक्ट्रिक सेल, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल से याद आया, ये बल्ब जल रहे हैं, इलेक्ट्रिक टीवी चल रही है, कौन सी एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। समझ में आया कि नहीं है। तो बहुत सारी एनर्जी है, क्लियर है ना। ठीक है, हमें कौन सी पढ़नी है, साउंड। तो व्हाट इज साउंड सर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन हियर, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। उसको निकालो जो मैं बोला था, सबसे लास्ट वाले पेज को। देखो सब लोग ध्यान से सुनना। अगर मैं साउंड की बात करूं तो हाउ कैन वी साउंड प्रोड्यूस, हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस अ साउंड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कैसे, जैसे ये कोई स्प्रिंग है और मैंने इसको ऐसे करके किया तो ये वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो आसपास के जो एयर के पार्टिकल है उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। वही डिस्टरबेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लूट हो गया, ड्रम हो गया, या आपका पियानो हो गया, या गिटार हो गया, या मैं बोल रहा हूं तो वोकल कॉर्ड्स। देखो ये वोकल कॉर्ड्स है, ये गले के दोनों वोकल कॉर्ड्स है, ये वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, और ये जो लिरिक्स बोलते हैं, वैसे ये वॉइस बॉक्स बोलता हूं मैं, इसके अंदर ही एक वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो जैसे बैल है, देखो वाइब्रेट करेगा, हम लोग इसे वाइब्रेट करते हैं। तो ये आसपास के जो एयर के पार्टिकल है वाइब्रेट होते हैं, ये सेंस मतलब वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया आपका वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉक्स, ये भी क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिससे एयर के पार्टिकल डिस्टर्बेंस होते हैं और वहां से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा आपने पूछा कि सर अगर यहां एयर के पार्टिकल ना हो आसपास और हम इसे कितना भी बीट करते रहे तो क्या साउंड प्रोड्यूस हो गया, नहीं होगा। क्यों, जब भाई एयर के पार्टिकल ही तो वाइब्रेट होते हैं और वही वाइब्रेशन मेरे ईयर ड्रम से कोलाइड होता है, टकराता है, तभी तो मुझे साउंड सुनाई देता है। किसी ने किसी को, जैसे इसको मैंने वाइब्रेट किया, ऐसे वाइब्रेट किया, तो जब वाइब्रेट किया तो इसने एयर के पार्टिकल को वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया और वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक दूसरे पुश करते हैं। तो वही वाइब्रेशन ऐसे करके मेरे यहाँ ईयर के पास पहुंचता है और जो अंदर मेरे ईयर ड्रम है उससे टकराता है, पर्दा जिसे बोलते हैं हम लोग, कान का पर्दा बोलते हैं, तो उससे टकराता है। वही वाइब्रेशन से मुझे क्या है, साउंड सुनाई देता है। ये पूरे प्रोसेस में समझाऊंगा आपको, लेकिन समझ में आया। अगर इसके और मेरे ईयर के बीच में एयर ना हो तो क्या साउंड सुन सकता हूं मैं, नहीं सुन सकता। तो एयर के पार्टिकल कंपलसरी है। जैसे मून पर एयर के पार्टिकल है, नहीं है, तो वहां साउंड मुझे सुनाई नहीं देगा। अच्छा नेक्स्ट, हाउ कैन साउंड प्रोपोगेट, मतलब साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करता है। तो ध्यान से समझो, मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे समझो मैंने इसको ऐसे पुश किया तो अब क्या है, जैसे ये देखो, ये एक पार्टिकल है,
ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। मैंने वाइब्रेशन से, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसने इस पार्टिकल को क्या किया, पुश किया, तो ये क्या करेगा बेटा, इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगा, इससे टकराएगा और वापस लौट के अपनी जगह आ जाएगा। ये फिर आगे की तरफ मूव करेगा और वापस इससे कॉलर होके पीछे आ जाएगा। ये भी आगे जाएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ऐसे करके एक दूसरे से टकराते हुए ये लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर ये प्रोपोगेट कैसे कर रहा है, बता रहा हूं मैं। प्रोपोगेट कर रहा है कि जब इस पार्टिकल ने इससे टकराया तो उस टकराने को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जब ये पार्टिकल, ये वाला देखो, इसको इन तीन को मैं ऐसे यहां लिख देता हूं, अलग अलग दूर दूर लिख देता हूं। जब ये इससे टकराया तो यहां कितने पार्टिकल हो गए, दो पार्टिकल हो गए। जब ये इसको पुश करेगा तो ये तो पहुंच जाएगा इसके पास, और ये कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे आ जाएगा। तो ये पार्टिकल यहां आ गया और ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। इनके बीच में डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा है। इनके बीच में डिस्टेंस कैसी है, बिल्कुल भी नहीं है, पास पास है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंप्रेशन, और इस वाली कंडीशन को बोलते हैं रेयरफेक्शन। फिर ये पार्टिकल इसके साथ यही कंडीशन करेगा, इसको पुश करेगा, वापस से लौट के आ जाएगा। फिर वो पार्टिकल दूसरे के पास जाएगा, उसको पुश करेगा, वापस से लौट के आ जाएगा। तो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। जैसे मैं बता रहा हूं, लगी खड़ा हो तू, ये बच्चा है, ये पार्टिकल है, मैं पार्टिकल हूं, मुझे किसी ने पुश किया तो मैं आया, इसको धक्का दिया, तो ये कंप्रेशन हो गया। अब ये आगे पहुंच जाएगा और मैं पीछे आ गया। आगे चला जाओ थोड़ा। अब ये क्या हो गया, रेयरफेक्शन। ये क्या हो गया, तो रेयरफेक्शन में पार्टिकल की डिस्टेंस कैसे होती है, दूर दूर होती है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। प्रेशर कैसा होता है, कम होगा, डेंसिटी भी कैसी होगी, कम होगी। लेकिन जब ये पास था तो इस समय क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पास है टुगेदर, मतलब बहुत पास पास क्लोज होते हैं, तो डेंसिटी हाई होगी और प्रेशर भी कैसा होगा, हाई होगा। बैठ जाइए आप। अब सुनो सब लोग ध्यान से, ये मैंने बताया प्रोपोगेशन ऑफ साउंड तो कैसे होता है बेटा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पार्टिकल ज्यादा है और यहाँ पार्टिकल कम है, तो ये कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है, पार्टिकल्स क्राउडेड टुगेदर, मतलब बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। रेयरफेक्शन में लो प्रेशर होता है और पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत आई हो किसी को, बताओ आप। पक्का ना? चलते अब चलते बेटा, सुनो सब लोग ध्यान से। मैंने बताया जब साउंड ट्रेवल करता है तो बेटा जो ट्रेवल करता है ना वो तो रेयरफेक्शन कंप्रेशन के करता है। तो उस कंडीशन, वो जब दिखते हैं पार्टिकल ऐसे एक दूसरे वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस एक तरह से जो पार्टिकल्स ग्रुप में दिखते हैं उस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? तो साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज अ फॉर्म ऑफ वेव। किसकी फॉर्म की तरह? वेव की फॉर्म की तरह। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन देखी आपने, कई सारे डिब्बे पीछे लगे रहते हैं, तो वो ट्रेवल करती हुई चल जाती है, तो उसके साथ डिब्बे भी तो चलते हैं, तो वो एक तरह से वेव होगी कंप्लीट। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्लूड है, ऐसे मान लो आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और वो क्या कर रहा है, एक ऐसी शो को फॉर्म कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं। आपने एक जैसे वाटर है, वाटर में आपने पत्थर मारा तो एक सर्कुलर शेप में वेव क्रिएट होती है ऐसे करके, तो वही चीज वेव है आपका, कि नंबर ऑफ पार्टिकल एक ट्रेवल करते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव। समझ में आया कि नहीं है? जबकि पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, पार्टिकल तो अपनी जगह रहते हैं, और वो हमें कैसे मूव करती है, आगे चलती हुई मूव करती है। क्यों? पार्टिकल्स का काम क्या है, अपनी जगह खड़े होना, बैठ जाना। दूसरे भाई वाटर में यही तो होता है, जैसे आप किसी पेपर को फेंक दो आप उसी वेव से पहले, तो जब वेव उस पेपर के टुकड़े के पास आएगी तो पेपर को देखना आप ध्यान से, पेपर उस वेव के साथ ट्रेवल नहीं करेगा। जो वाटर में सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होती है, आपने पहले एक पेपर फेंक दिया टुकड़ा कागज का, तो जब वेव उसके पास पहुंचेगी तो पेपर का वर्क होगा ऊपर नीचे। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही हर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा होता है। पार्टिकल्स का काम है अपनी जगह, जैसे मेरे पास वेव आई, मैं ऊपर हो गया, नीचे हो गया, फिर दूसरे के पास वेव आई, वो ऊपर हो गया, नीचे हो गया। तो पार्टिकल्स तो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन वेव हमें कैसी हुई दिखाई देती है, चलती हुई। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। तो साउंड कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज अ फॉर्म ऑफ वेव। समझ में आया कि नहीं है? चलो अब इस वेव को पढ़ते हैं। वेव क्या एक तरह से वाइब्रेशन है। किसका वाइब्रेशन है? पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है। और जो क्या शो करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफर करता है। समझ में आया कि नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब पढ़े बेटा, उस पेज को निकालो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव देयर आर। देखो वेव किसी के भी टाइप पढ़ो आप,
सुन लो सब लोग ध्यान से, आप लोग किसी के भी टाइप पढ़ो तो किसके आधार पे पढ़ रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम कैसे बता रहा हूं। मीडियम का मतलब बताया था मैंने, रास्ता। क्या बताया था? रास्ता। जैसे मैं अपनी जगह से दूसरे किसी जगह जा रहा हूं तो रोड के थ्रू जाता हूं, और रोड कैसा होता है, कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में। अगर मुझे किसी नदी को क्रॉस करना है तो वहां भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना हो गया, लेकिन किसके थ्रू? लिक्विड के थ्रू, तो वो भी एक रास्ता हो गया। अगर मुझे उड़ के जाना होगा तो वो एयर के थ्रू हो गया। तो जो रास्ता है उसे एक तरह से हम मीडियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अब मीडियम किस फॉर्म में होता है? थ्री फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्लियर ना? ठीक है, तो मैं मीडियम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, वेव के टाइप्स पढ़ाऊंगा। पहला कौन सा है बेटा? मैकेनिकल वेव, और सेकंड है आपका कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सब लोग ध्यान से सुनना, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुनना ध्यान से। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, रास्ते की जरूरत हो। मैं मैकेनिकल वेव हूं, क्यों? क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो रास्ते की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? या तो रोड हो, नहीं तो पानी हो, कम से कम हवा तो होनी चाहिए कि मैं उड़ के चला जाऊं। और ये तीनों चीज ना हो तो मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना। तो मैं उड़ सकता क्योंकि एयर ही नहीं है, ना मैं तैर सकता, पानी नहीं है, और ना मैं चल सकता, सॉलिड नहीं है। तो जहां कोई भी मीडियम ना हो मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा। अगर मीडियम होगा तो मैं ट्रेवल कर सकता हूं। तो ऐसी वेव जिससे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो बेटा, रास्ते की जरूरत हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। जैसे वाटर वेव, वाटर वेव को भाई सिंपल सी बात है, वाटर वेव को मीडियम की जरूरत, लिक्विड की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है आपकी? साउंड है, साउंड कौन सी वेव है? साउंड कौन सी वेव है भाई? साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, एयर के पार्टिकल्स की। तो कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव आपका, समझ में? लेकिन लाइट, सुनो ध्यान से, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? सन से अर्थ तक लाइट आती है, तो बीच में क्या कोई मीडियम है? गैस है? नहीं है। स्पेस में गैस है ही नहीं, लिक्विड है ही नहीं, सॉलिड है ही नहीं, तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर वो कौन सी वेव है? वो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोज वेव दैट डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर ट्रेवल। ऐसी वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जिसको मीडियम की जरूरत पड़े, मैकेनिकल वेव। अच्छा देखो लिखा हुआ है मैकेनिकल वेव को मीडियम नीडेड यस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नो। ठीक है ना? वैक्यूम, वैक्यूम होता है बेटा ऐसी जगह जहां मीडियम होता ही नहीं है। तो क्या वैक्यूम में मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर जाएगी? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यस। चलिए जैसे लाइट हो गया आपका। अच्छा लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? साउंड की स्पीड वैक्यूम में होती नहीं है सर, वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, जीरो होगी। अगर गैस की बात करें तो 343 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अच्छा यहां से एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और जो कि पढ़ा चुका हूं मैं, कल ही पढ़ाया था, और ये गैस है। यहां बेटा साउंड है और यहां बेटा लाइट है। सब लोग इधर देखिए, सब लोग ध्यान से देखो। सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? साउंड की या लिक्विड की? साउंड की। और गैस में? लिक्विड की। गैस में किसकी होगी? लाइट की। और साउंड की कम होगी एज कंपेयर टू लाइट। अब सुनो ध्यान से सब लोग, मीडियम की जरूरत किसको पड़ती है? साउंड को पड़ती है, मतलब पार्टिकल्स की जरूरत। जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास होंगे वो उतनी जल्दी ट्रेवल करेगा जो जिसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। और जिसको मीडियम की जरूरत ना पड़े उसके लिए पार्टिकल्स कैसे, एक तरह से उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, उसे रोकने का काम करेंगे पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें होते हैं? और लाइट को मीडियम की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो यहां लाइट ट्रेवल स्लो करेगी एज कंपेयर टू साउंड। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सुनो ध्यान से, वैसे लाइट की स्पीड सॉलिड में साउंड से ज्यादा होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर रेशियो मतलब कंपैरिजन किया है तीनों लिक्विड का, मतलब तीनों मीडियम का, तो सॉलिड में साउंड लाइट की स्पीड कम होगी, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होगी, और गैस में उससे ज्यादा होगी। क्यों? पार्टिकल्स दूर दूर होते जा रहे हैं। कैसे होते जा रहे हैं? क्योंकि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जितने कम पार्टिकल उतनी स्पीड ज्यादा, जितने ज्यादा पार्टिकल उतनी कम स्पीड। तो इसमें क्या होगा बेटा? लाइट की स्पीड बढ़ेगी। कैसी होगी? और साउंड के केस में ऐसे चलोगे तो कम होगी, और ऐसे चलोगे तो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीज।
और इसमें इधर इंक्रीज, इंक्रीज मतलब इस केस में इंक्रीज होगी और साउंड की इस केस में इंक्रीज होगी। इसके अपोजिट में कोई पूछा जाए साउंड की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है गैस में? सॉलिड में ज्यादा होगी भाई, ऐसे इंक्रीज हो रही है ना, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में सबसे कम कितनी? 343 मीटर पर गैस के केस में बात कर रहा हूं। लाइट की बेटा सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में, और सबसे ज्यादा किस में होगी? जस्ट साउंड के अपोजिट। और गैस में मतलब वैक्यूम में कितनी होती है इसकी स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही एग्जाम्पल है जब बरसात होती है, लाली बिजली कड़कती है, तो सबसे पहले आपको साउंड सुनाई देता है कि लाइटनिंग दिखाई देती है आपको? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। कितनी? 3 लाख मीटर पर सेकेंड, और सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड अगर मीटर की बात करें तो। ये 343, तो कहां 30 करोड़ और कहां 343? कंपैरिजन है कि नहीं? बहुत छोटा हो गया, कम स्पीड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप लोग। बात करें ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा पॉइंट, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको। ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल होती कौन सी है वो बता रहा हूं आपको। कॉजेज पार्टिकल ऑसिलेशन, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। ये मतलब इसमें पार्टिकल्स का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें पार्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, सीधी बात ऐसे कर लो आप। क्लियर ना? अब चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव। देखो सब लोग ध्यान सुनो, इसी में अगर मैं वेव के दूसरे टाइप से पढ़ूं, किसके टाइप्स पर? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। मतलब पार्टिकल्स के डायरेक्शन की बात करूं मैं, मोशन के डायरेक्शन की, और वेव के मोशन के डायरेक्शन की बात करूं, उन दोनों के बीच में अगर कंपेयर कराऊंगा तो उसके आधार पर वेव कितने टाइप्स की होती हैं। सुनो सब लोग ध्यान से। मैंने कहा सर इसका मतलब मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों में पार्टिकल चाहिए? मैंने कहा हाँ, दोनों में पार्टिकल होने चाहिए। मैकेनिकल में भी पार्टिकल होने चाहिए, और आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी पार्टिकल होने चाहिए, और ट्रांसवर्सल वेव में भी क्या होने चाहिए? पार्टिकल होने चाहिए। सर कैसे? बता, जैसे समझो ध्यान से, आप लोग समझा रहा हूं। देखो एक बात देखो सब लोग, जैसे ये पार्टिकल थे, ठीक है भाई, अब ये पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे थे? साउंड के केस में आगे की तरफ कैसे मूव कर रहे थे? और वेव की डायरेक्शन भी कैसे थी? मतलब अलोंग, अलोंग मतलब के साथ साथ, अलोंग में लिख देता हूं, अलोंग के साथ साथ। तो लॉन्ग, अलोंग में लॉन्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होना चाहिए? वेव का। उस वेव को कौन सी वेव बोलोगे आप? तो साउंड कौन सी वेव हो गई? अच्छा, अगर सपोज दैट पार्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और वेव की डायरेक्शन कैसे हो? जैसे वाटर वेव। जैसे कौन सी वेव? वाटर वेव में यही तो था, पार्टिकल कैसे हो रहे थे? ऊपर नीचे। वाटर वेव में यही होता है ना, पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, और वेव की डायरेक्शन कैसी होती है? सामने की तरफ होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस केस में कौन सी वेव है? ट्रांसवर्सल वेव। किस में होती है? ट्रांसवर्सल वेव। ध्यान से सुनना दोनों की डेफिनेशन। इन द केस ऑफ ट्रांसवर्सल वेव, तो इसमें क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर। देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव के मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों कैसी होती है आपस में? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? The direction of the movement of the particle is along to the direction of the movement of the wave या motion of the wave। movement की जगह motion भी यूज कर सकते हो आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? बोल दोगे। वेव के डायरेक्शन के साथ साथ अगर पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, अलोंग से लॉन्गिट्यूडनल वेव, और परपेंडिकुलर हो पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव के मूवमेंट की डायरेक्शन, तो कौन सी वेव? ट्रांसवर्सल। क्लियर ना? ध्यान से देखो इसे सब लोग। ये आपका जैसे ये जो इसने वेव इस तरीके से बनाई है ना, ये मूवमेंट को, पार्टिकल के मूवमेंट को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? पार्टिकल का मूवमेंट। देखो पार्टिकल का मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, और वेव की डायरेक्शन सीधे। इसमें इस तरीके से रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। देखो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन कंप्रेशन किसमें होता है? थप्पड़ पड़ गया ना, आवाज नहीं निकलेगी।
इधर देख लो, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किसमें, लॉन्गिट्यूडनल में, और ट्रफ और क्रस्ट किसमें बेटा, ट्रांसवर्स में, मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेशन। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इसमें बेटा पार्टिकल का मूवमेंट जो होता, मतलब पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो वेव के मूवमेंट के राइट एंगल बनाता है। कैसा बनाता है? राइट एंगल। ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द वेव एनर्जी ट्रेवल, मतलब वही मैं बोल रहा हूं, इसमें राइट एंगल बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल या फिर अलोंग के साथ साथ हो गया। चलिए, इसमें साइन वेव पीक, मतलब इसमें क्रस्ट और ट्रफ होता है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। इसमें क्या होता है बेटा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। अच्छा, इसमें आपका जैसे वाटर वेव वगैरह सब दिया नहीं है, वाटर वेव हो गया या रेडियो हो गया, स्ट्रॉन्ग लाइट हो गई। लाइट में फोटोन, फोटोन का जब लाइट ट्रेवल करती है ना, तो फोटोन का मूवमेंट भी इस तरीके से चलता है। समझ में आया? लाइट जब 10th में चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको मैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, मतलब लाइट भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन उसके खुद के पार्टिकल है, वो उस मीडियम का सहारा नहीं लेती। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप में एक वेव हूं, तो अब देखा जाए तो मैं भी तो एक पार्टिकल का ही रूप हूं ना, लेकिन जब ट्रेवल करूंगा तो मुझे अदर पार्टिकल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लेकिन ऐसा पार्टिकल जिसको जाने के लिए दूसरे पार्टिकल की जरूरत ना पड़े, उसकी बात कर रहा है। तुम कहोगे सर लाइट में तो पार्टिकल आ गए, तो ये तो आपका मैकेनिकल वेव का एग्जांपल होना चाहिए था। भाई लाइट का खुद का पार्टिकल है, उसको ट्रेवल करने के लिए दूसरी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो ऐसा पार्टिकल होता है जिसके डुअल नेचर होते हैं। वेव फॉर्म में होता है वो। किस फॉर्म में होता है वो? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वो आगे समझा दूंगा, अभी आपको नॉर्मल समझ लेना एग्जांपल। क्लियर ना? तो ट्रांसवर्सल वेव में वाटर वेव आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कौन आ जाएगा? साउंड आ जाएगा। बस इतना ध्यान रख लो आप लोग, ठीक है ना? ये एक्स्ट्रा डाल दिए हैं क्योंकि था उसमें, तो मैंने नॉर्मली तैयार किया था, तो उसमें एग्जांपल थे तो मैंने लगा दिए, ठीक है ना? पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल वेव में किसका एग्जांपल? वाटर वेव का एग्जांपल, जो इस तरीके से फॉर्म्ड होती है। और लॉन्गिट्यूडनल में किसका एग्जांपल? साउंड का एग्जांपल। अच्छा, मीडियम, मीडियम इसको ट्रेवल, ट्रांसवर्सल वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवन वैक्यूम, ये तीनों में भी काम कर जाती है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए आपके सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्योंकि लाइट नहीं है ना इसमें, इसमें वैक्यूम होता है, और इसमें आपका वैक्यूम भी चल जाएगा और मीडियम भी चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट निकालो आप। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सब लोग ध्यान से सुनना, सभी एक बात सुनो। देखो इधर देखो, सब लोग इधर इस कॉन्सेप्ट को देखो। मैंने बताया साउंड के, जो हमें ट्रांसवर्सल तो पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे पार्ट करनी है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? साउंड। और साउंड मैंने बताया आपको कौन सी वेव है साउंड बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव है? और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, यही था। सुनो ध्यान से, मैं एक वेव फॉर्म्ड करूंगा इस तरीके से, सब लोग ध्यान से सुनना। मतलब एक ग्राफ बनाऊंगा, उसमें कंप्रेशन को तो बेटा मैं इस तरीके से शो करूंगा और रेयरफेक्शन को इस तरीके से शो करूंगा। समझ में आया? सब लोग ध्यान से देखना, ऐसे इस तरीके से। क्लियर ना? ये तो हो गया बेटा कंप्रेशन। क्या हो गया ये? और ये क्या हो गया बेटा? रेयरफेक्शन। कंप्रेशन शो करता है बेटा किसको? क्रेस्ट को। किसको? क्रेस्ट को। और रेयरफेक्शन किसको शो करता है बेटा? ट्रफ को। चलिए, ये ट्रफ को शो करता है। अब समझो ध्यान से, मैंने इस वेव के थ्रू ये रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब डायग्राम के थ्रू। ये बीच की जो लाइन है इसको बोलते हैं मीन बेटा। क्या बोलते हैं? मीन। सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने कहा वन वेव कब होगी? जब पार्टिकल जाएगा और दूसरे को धक्का देगा पहले तो, और वापस अपनी जगह लौट के आएगा। तो ये पूरी एक साइकिल बनती है। तो पहली साइकिल कौन सी होती है? उसे धक्का देना। और दूसरी साइकिल कौन सी? पीछे आ जाना। तो पहले तो कंप्रेशन और फिर बेटा, तो ये पूरी एक साइकिल यहां आके कंप्लीट होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन को किससे बेटा? क्रस्ट से। और रेयरफेक्शन को किससे बेटा? ट्रफ से। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से समझो। मैंने कहा इस वन वेव की लेंथ को, ये यहां से लेके यहां तक एक लेंथ होगी कि नहीं होगी? इस वन वेव की लेंथ को बोलते हैं बेटा वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। व्हाट इज वेव लेंथ? सर इट इज द लेंथ ऑफ वन वेव। या फिर बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ये क्रस्ट है और यहां भी क्रस्ट है, तो दोनों के पीक पॉइंट की डिस्टेंस को भी हम लोग वेव लेंथ बोल देते हैं। क्योंकि देखो यहां से आधी वेव इधर गई, तो यहां से भी तो आधी वेव यहां पहुंच गई। ये नहीं दिख रहा है? इधर देख लो आप,
देखो इस तरीके से देखो, अब दिख रहा होगा। मैंने कहा यहां से ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। कुछ लोग इसको भी वेवलेंथ बोल देते हैं, तो मैंने कहा हो गई भाई, क्योंकि ये पार्ट इतना आगे किसका, तो इधर भी तो पार्ट बढ़ गया यहां से यहां तक। समझ में आया कि नहीं है? तो आधा ये आधा ये, तो पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? तो ऊपर का क्रस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, नीचे का एक ट्रफ, तो पूरी एक वेव बन गई कि नहीं बन गई? और इसी वन वेव की लेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो चाहे तो आप ऐसे बोल दो, सर इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ द क्रस्ट, क्लियर ना? या फिर बोल दो सर इट इज अ लेंथ ऑफ वन वेव। वन वेव मतलब यहां से लेके यहां तक। कुछ लोग ट्रफ के पॉइंट को भी यहां से लेके यहां तक, इसको भी बेटा वेवलेंथ बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बस एक लेंथ, मतलब वन वेव की लेंथ होनी चाहिए पूरी कंप्लीट, उसी को हम वेवलेंथ बोल देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, लेंथ की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या होगी? मीटर। क्या होगी? मीटर। सिंबल लैम्डा बेटा हो गया आपका। चलिए इसको सुनो ध्यान सब लोग। सर ये डिस्टेंस जो है, जैसे यहां मैं समझा देता हूं आपको, इसे हटा दो आप। देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को बेटा बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। मैं ज्यादा आवाज निकाल रहा हूं, तेज बोल रहा हूं, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ऐसे बोल जाएगा ऊपर। और आराम से बोल रहा हूं तो वेव यहीं की यहीं आ जाएगी। तो ये जो हाइट है ना बेटा, इस पीक पॉइंट की, क्रस्ट के पीक की और मीन के बीच की जो हाइट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरी आवाज का ज्यादा तेज बोलना कम बोलना किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस। एम्पलीट्यूड डिपेंड किस पे होता है? लाउडनेस पर। समझ में आया कि नहीं है? एम्पलीट्यूड और लाउडनेस में अंतर क्या है? लाउडनेस साउंड की क्वांटिटी को बताता है कि लाउडनेस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ साउंड, कितनी आवाज आ रही है जोर से। और एम्पलीट्यूड उसकी हाइट को बताता है, मीन और क्रस्ट के टॉप के बीच की हाइट को। कौन बताता है बेटा? एम्पलीट्यूड। समझ में आया कि नहीं है? होते दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम हो जाएगा। और लाउडनेस मतलब आवाज का तेज होना या कम होना। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है सर, ये भी तो डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी मीटर होगी, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा सुनना ध्यान से, डेफिनेशन क्या होगी? सर इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ क्रस्ट एंड मीन, या इट इज अ हाइट ऑफ क्रस्ट। समझ में आया कि नहीं है? या इट इज अ हाइट ऑफ ट्रफ। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। पक्का ना? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किसकी? फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखो ध्यान से, ये पूरी एक वेव है। क्या है ये? और सब जैसे यहां देखो, ये छोटा फिगर है तो दिख रहा होगा सबको। ये देखो यहां से लेके यहां तक एक वेव, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरी वेव, फिर यहां से लेके यहां तक तीसरी वेव। तीन वेव है देखो, एक, फिर दो और फिर तीन। तीन वेव हो गई कि नहीं हो गई? अब मैं सपोज दैट इस पॉइंट पे बैठा हुआ और मैं चेक कर रहा हूं कि भाई साहब एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव इस पॉइंट से पास हो रही है। उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। कितने सेकंड? 1 सेकंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? पक्का ना? ठीक है, सब लोग ध्यान सुनो। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं फ्रीक्वेंसी को? एफ से। किससे बेटा? एफ से। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज साइंटिस्ट का ही नाम था, एक तरह से उसने अपने नाम पर रख दी। क्लियर है ना? अब सब लोग ध्यान से सुनना। देखो एक चीज और पढ़ा दूं, टाइम पीरियड। उसके बाद फिर मैं दोनों का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्योंकि जब तक टाइम पीरियड पढ़ाया नहीं और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं कि एफ इक्वल्स टू 1/t, टी होता है टाइम पीरियड, तो समझ में आएगा नहीं आपको। तो पहले टाइम पीरियड को पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज टाइम पीरियड? लाली सुन रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है? सुनो, जैसे मैं यहीं पर बैठा हुआ हूं, अब मैं ये देख रहा हूं कि ये जो एक वेव है, इसको इस पॉइंट से पास होने में कितना समय लग रहा है, उसी समय को मैं क्या बोलूंगा? टाइम पीरियड। क्या बोलूंगा बेटा? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू पास अ वन वेव एट दैट पॉइंट इज नोन एज अ टाइम पीरियड। मतलब इस पॉइंट से
एक वेव को पास होने में जितना समय लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे मैं फाटक पे खड़ा हो गया, ट्रेन निकल रही है, ट्रेन मतलब एक वेव, उसको मैंने एक वेव मान लिया, तो उस ट्रेन को, उस फाटक को क्रॉस करने में जितना समय लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। ट्रेन मैंने वेव को मान लिया और उस पॉइंट को मैंने फाटक मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज उसी फाटक पे बैठ गए, अब मैं लगातार ट्रेन निकल रही है, अब मैं ये देख रहा हूँ एक सेकंड में कितनी ट्रेन निकल रही है। सपोज मान लेते हैं यार, वैसे तो एक सेकंड में नहीं निकलती है, लेकिन मान लेते हैं, तो एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ ट्रेन पास होंगी उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और एक ट्रेन को पास होने में, उस फाटक को पास करने में जितना समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड, सर टाइम है, यूनिट सेकंड होगी भाई, ऐसे यूनिट सेकंड ही तो है। चलिए अच्छी बात है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टी से। आओ ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रेन को जितना ज्यादा समय लगेगा उस फाटक को क्रॉस करने में, उतनी ही कम ट्रेन एक सेकंड में पास होंगी बेटा, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा तो नंबर ऑफ ट्रेन कम पास होंगी। और यदि एक ट्रेन को उस फाटक को क्रॉस करने में कम से कम समय लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन पास हो जाएंगी। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम, और अगर फ्रीक्वेंसी कम तो टाइम ज्यादा। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, यहां यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड या नंबर ऑफ पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, ये हो गया। यूनिट हर्ट्ज, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एफ से। क्लियर ना? डिटरमाइन द पिच, हाई और लो। पिच क्या होता है वो समझो ध्यान से। आवाज का पतला होना और आवाज का भारी होना क्या कहलाता है आपका? किस पे डिपेंड होता है? पिच पर डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? तो पिच को आप यही समझो कि आपकी जो एक तरह से जो आवाज है, साउंड है, उसका पतलापन या भारीपन वो किस पे डिपेंड करता है? पिच पर डिपेंड करता है। और पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। ऐसे याद कर लो, पिच अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। अब एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं मैं। एक तरफ कोई लड़का है, उसकी आवाज पतली है, और एक तरफ कोई दूसरा लड़का है, उसकी आवाज भारी है, तो फ्रीक्वेंसी भारी वाले की ज्यादा होगी या पतले वाले की? मैंने कहा ना, आवाज कम पतली होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज भारी। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। एक लड़का होता है, एक लड़की है, लड़के की आवाज भारी है और लड़की की आवाज पतली है। मोस्टली केस में ऐसा होता है, वरना हर केस में नहीं होता। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं, लड़कियां भी ऐसी हैं जिनकी आवाज भारी है, आप पहचान नहीं पाओगे लड़की की है लड़की की है। और कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी आवाज पतली है, लेकिन मोस्टली केस लेके चल रहा हूं। आपकी आवाज भारी है तो फ्रीक्वेंसी कम, आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम। दूसरे की, लड़की की आवाज पतली है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। याद ऐसे करो, आप किसी लड़की को एक बात सुनाते हो तो वो आपको 10 सुना देगी उतने ही समय में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो 10 बार सुना देगी उतने कम टाइम में। आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो आप एक ही बात सुना पाओगे, इसीलिए आपकी आवाज भारी है। या फिर दूसरा तरीका याद करने का, एक दूसरा तरीका ये है, कोई भारी इंसान है और एक पतला इंसान है और दोनों दौड़ रहे, तो भारी इंसान कम समय में, मतलब 1 घंटा है सपोज दैट, वो 5 मिनट है, तो भारी इंसान 5 मिनट में कम स्टेप लगाएगा, क्योंकि भारी ज्यादा है तो आराम आराम से दौड़ेगा, तो नंबर ऑफ स्टेप कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और कोई पतला इंसान है, वो जल्दी जल्दी स्टेप लगाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप किसके ज्यादा होंगे? पतले के ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। पतला इंसान मतलब पतली आवाज, भारी आवाज तो नंबर ऑफ स्टेप कम मतलब फ्रीक्वेंसी कम, पिच कैसी? कम। पक्का ना? समझ में आ गया? ठीक है। अब सुनो ध्यान सब लोग। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड पढ़ाया मैंने आपको। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? सर इट इज अ हाइट ऑफ वेव। मैंने कहा ना, इट इज अ हाइट ऑफ वेव या हाइट ऑफ क्रस्ट, या इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड टॉप ऑफ क्रस्ट। कैसी बोलो, तुम्हारी भाषा है, ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। ठीक है। ये किस पे डिपेंड होता है? लाउडनेस। क्लियर ना? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस, या जैसे लाइट के केस में बात करूं, जो लाइट मैंने कैसे फोटोन से होती है, तो फोटोन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंटेंसिटी होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं उसको। पर छोड़ो, हमें ये अभी नहीं पढ़ना। लाउडनेस बस पढ़िए आप, आवाज का भारीपन और मतलब आवाज का तेज और कम।
और पिच का किस पे, भारी और पतला। लाउडनेस आवाज ज्यादा और कम, ज्यादा और कम में अंतर है, और भारी और पतली आवाज में कम है। किसी की आवाज पतली है वो भी चिल्ला सकता है, बात समझ में आ रही है? किसी की आवाज पतली है वो चिल्ला सकता है, लाउडनेस ज्यादा हो सकती है, आवाज ही तो पतली है, चिल्ला तो वो भी सकता है ना। और किसी की भारी आवाज है, चिल्ला वो भी सकता है। तो लाउडनेस में और पिच पे दोनों में अंतर है, ध्यान रखना आप लोग, ध्यान से देखो। नेक्स्ट, वेवलेंथ, इट इज अ लेंथ ऑफ वन वेव। यूनिट क्या है बेटा इसकी, मीटर। अच्छा ये फॉर्मूला देखो आप लोग, ये फॉर्मूला कैसे बना, सब लोग ध्यान से सुनो। मैंने कहा F इक्वल्स टू कितना है, 1/T। क्लियर? इस फॉर्मूले को मैं पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी पढ़ाऊंगा जब, स्पीड ऑफ साउंड पढ़ाऊंगा जब, अभी जो मैंने पढ़ाया वो समझो। तो वेवलेंथ मैंने बता दिया, इट इज अ लेंथ ऑफ वन वेव, यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। लैम्डा ये सिंबल होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने पढ़ाया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन वेव साइकिल, या टाइम फॉर वन वेव साइकिल। एक वेव, वन वेव को प्रोड्यूस होने में या एक पॉइंट से पास होने में जितना समय लगेगा उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यूनिट क्या है बेटा इसकी, सेकंड। चलिए, और रिप्रेजेंट टी से, फॉर्मूला T इक्वल्स टू 1/F, ये मैंने समझा दिया आपको। अब बात करते हैं, हो गया बाकी। अब चलते बेटा स्पीड ऑफ साउंड पर, फ्रीक्वेंसी बता दिया। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है समझो। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या है, मैंने कहा बाइक चलाते हो आप, तो मैंने कहा आप स्पीड को जैसे बता, पूछते भाई कितनी स्पीड है, तो उसने कहा 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 50 किलोमीटर। मतलब एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, मतलब किसी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, मतलब एक ही होना चाहिए टाइम। डिस्टेंस कितनी भी हो उसे ही तो स्पीड बोलते हैं। तो वहीं से फॉर्मूला बनता है स्पीड का, डिस्टेंस, या डिस्टेंस डी लिख देता हूं, अपॉन में टाइम। वैसे डिस्टेंस को हमेशा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एस से, लेकिन यहां मैंने डी लिख दिया है जिससे तुम्हें याद रहे। छोड़ो याद, एक तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखना सब लोग, यहीं से वेलोसिटी बन जाएगा कि सर कोई भी एक वेव, वन वेव, जितनी वेवलेंथ, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, वेवलेंथ, वेवलेंथ को कवर करेगी। और किसमें बेटा, किसी भी टाइम टेकन में, उससे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ, समझ में आया कि नहीं है। तो अ वेव कवर्स अ वेवलेंथ इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ वेलोसिटी ऑफ साउंड। समझ में आया कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब वेवलेंथ अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखो सब लोग, यहां से फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका, इधर देखो फॉर्मूला बन गया बेटा, इधर देखो बेटा, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम, ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू 1/T, ऐसे लिख सकता हूं। यहां से F इक्वल्स टू 1/T है, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/, समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैंने कहा इसको मैं यहां पुट कर दूं 1/T में, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा इंटू 1/T, आपका क्या होता है, F। तो ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप बस ये देखना मीटर किसके पीछे लगा हुआ है, कोई डिजिट दी होगी आपको, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल बता रहा हूं, पीछे मीटर लगी हो तो समझ जाना वेवलेंथ है। क्या है बेटा वो, या फिर एम्पलीट्यूड है वो, समझ में आया कि नहीं है। लेकिन वो वेवलेंथ ही बोलेगा वेलोसिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, नहीं पढ़ाया, तो आपका एम्पलीट्यूड तो होगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, वेवलेंथ। नहीं समझ में आई। जैसे मैंने कहा सपोज किसी न्यूमेरिकल में 3 मीटर लिखा हुआ है, तो 3 मीटर, मीटर लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा, सुन ध्यान से, आपसे बोल रहा हूं स्वाति, मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर किसकी यूनिट थी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड का कोई फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, वेवलेंथ का पढ़ाया है ना, तो ये क्या होगी, वेवलेंथ हो जाएगी। अच्छा, टाइम सपोज दैट पीछे सेकंड दिया हुआ किसी के, जैसे 1.5 सेकंड, 1.5 और सेकंड दिया हुआ है, तो ये क्या है, टाइम है आपका। वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम, 1.5 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और मीटर पर, समझ में आया कि नहीं आया। तो वैल्यू पुट कर दोगे, या फिर क्वेश्चन में देगा आपका, तो मैंने न्यूमेरिकल एक समझा दिया आपको, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट देखो, टिम्बर, क्वालिटी ऑफ साउंड, इसमें क्या होता है, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दोनों एक साथ आते हैं, मतलब क्वालिटी, जैसे आवाज का तेज कितना है
अगर तेज है तो भारी है या पतली है, दोनों कंबाइंड आ गया, तो वो बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? मतलब ओवरऑल देखना, जैसे बांसुरी बजा रहे हो आप लोग तो वहां एक श्रिलनेस आवाज आती है, और वही ड्रम पीट रहे हो धाए 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 धाए, उसकी आवाज अलग होती है। तो वो दोनों किस पे डिपेंड है? क्वालिटी पे डिपेंड है। समझ में आया? नेक्स्ट पेज निकालिए बेटा, ये देखो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं, सुनो सब लोग ध्यान से, एक कुछ कॉन्सेप्ट है मैं समझा रहा हूं। सुपरसोनिक स्पीड देखो दिया होगा, सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड क्या है वो समझो। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो उस स्पीड को क्या बोलोगे? सुपरसोनिक स्पीड। सर साउंड की स्पीड एयर में कितनी है? मैंने की 343 और मीटर पर सेकंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, जैसे मेरी स्पीड है 400 मीटर पर सेकंड, तो मेरी स्पीड कौन सी स्पीड कहलाएगी? सुपरसोनिक स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना ध्यान से आप लोग। सपोज दैट मैं हूं, अब मैं तुम लोग यहां बैठे हुए हो, और मैं यहां से आया, और सपोज दैट रोड है यहां से, और मैं सपोज दैट मेरी स्पीड है 1000, कितनी है? मीटर पर सेकंड है, और मैं निकल गया यहां से। अब जब मैं निकलूंगा तो इधर देखो, यहां एयर के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? वो मुझसे टकराएंगे, और जब मुझसे टकराएंगे तो वो आप लोगों की तरफ डाइवर्ट होंगे, पुश करूंगा मैं उनको। भाई जब ऐसे निकल के जाऊंगा तो आपकी तरफ जाएगा, जैसे ट्रेन निकलती है साइड से तो हवा आती है कि नहीं आती है, और वही ट्रेन अगर 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकले तो तुम्हारे तो कांच वाच के शीशे फूट जाएंगे, कार वार के। जो फाटक के पास कार खड़ी होंगी वो फूट जाएंगे, नहीं फूट जाएंगे? और भी चीजें हो सकता है, शर्ट वर्ट उड़ जाए तुम्हारी, हो सकता है भैया तुम गिर जाओ नीचे। तो वो जो साउंड, जो एयर के पार्टिकल, इधर देख लो, जो एयर के पार्टिकल वेव की फॉर्म में आपकी तरफ आए और आपसे टकराए, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी स्पीड जिसकी साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड हो, उस स्पीड को क्या बोलेंगे? समझ में आया? अब जब आप वहां से ट्रेवल कर रहे हो और सपोज दैट एयर के पार्टिकल्स वो एक वेव की फॉर्म में साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड है उनकी, जब वो मैं निकलूंगा तो सिंपल सी बात है, एयर के पार्टिकल मुझसे टकराएंगे तो उनकी स्पीड भी कैसी? मुझसे, मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी। तो उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है, तो उस वेव को हम क्या बोलेंगे? सोनिक बूम। क्या बोलेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? उससे आपके ग्लास वगैरह जो भी है उनसे डैमेज हो सकते हैं, उसी को हम सोनिक बूम बोलते हैं। अच्छा एक और बात सुन लो सब लोग ध्यान से, सुनना बेटा सब लोग। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि साउंड की स्पीड जो है वो होती है 343 मीटर पर सेकंड, और किसमें बेटा? एयर में। इसको हम लोग बोलते हैं 1 मैक। क्या बोलते हैं? 1 मैक। अगर किसी की स्पीड सपोज दैट 5 मैक से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं क्या? हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं उसको? हाइपरसोनिक स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो इसमें लिखा भी होगा डेफिनेशन, सुपरसोनिक एनीथिंग ओवर द स्पीड ऑफ साउंड। और साउंड की स्पीड किसकी बात कर रहा है? एयर में बात कर रहा है। और कितनी? 343 मीटर पर सेकंड। चलिए अच्छी बात है। साउंड की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? मैक 1, मतलब 343 मीटर पर सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं? 1 मैक। समझ में आया? चलिए यहां देखो, अच्छा किलोमीटर ये ना 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 मील्स पर आवर, MPH, मील्स पर आवर, या माइल्स बोलते हैं वैसे, माइल्स पर आवर, तो 750 माइल्स पर आवर हो जाएगा आपका। इसको अगर चेंज करोगे 343 को तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मैक। अच्छा सोनिक बूम, अ लाउड थंडर लाइक अ नॉइस। जब कोई आवाज आएगी, कई सारे एयर के पार्टिकल्स हम टकराएंगे तो नॉइस के रूप में तो होंगे, वेव के फॉर्म में तो होंगे। तो like noise caused by a shock wave from an object traveling faster than the sound। और वो किस से ज्यादा फास्ट होंगे? वो साउंड से भी ज्यादा फास्ट होंगे। और साउंड की स्पीड कितनी है? 750 माइल्स पर आवर, या फिर 1 मैक, या फिर 343 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ना? चलते नेक्स्ट। मेजरमेंट, जनरली ये मैक में हम लोग मेजर करते हैं साउंड की स्पीड को। ये रहा 5 मैक, द स्पीड ऑफ साउंड अप टू 5 मैक इज फॉर हाइपरसोनिक। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। फिजिकल इफेक्ट ये पड़ता था भाई, जैसे एयरक्राफ्ट है, जो जहाज एरोप्लेन एयरक्राफ्ट जाते तो है रॉकेट टाइप में, तो एकदम निकल के चले गए एयर जेट वगैरह, तो कितना तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या उनकी स्पीड कितनी होती है? साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। तो वो एग्जांपल बोल दिया इसने, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा ये देखो, ये टेम्परेचर दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस, और एल्टीट्यूड जो भी है
वो दिया, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 343.2 मीटर पर सेकंड, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पेज निकालो आप। अब ध्यान से देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ साउंड। कौन से बेटा? टाइप्स ऑफ साउंड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड? बेटा सुन लो सब लोग, मैंने कहा ना किसी के भी टाइप पढ़ो तो सबसे पहले ये देखो किसके आधार पे है वो, फ्रीक्वेंसी के आधार पे। पहले किसके आधार पे? फ्रीक्वेंसी के आधार पे। फ्रीक्वेंसी के आधार पे साउंड होते हैं बेटा 3 टाइप्स की। पहला इंफ्रासोनिक, दूसरा अल्ट्रासोनिक, देखो इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, और तीसरा होता है बेटा ऑडिबल साउंड। अब सुन लो सब लोग ध्यान से, मैंने कहा ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा देखो समझने का तरीका समझो आप, मैं नॉर्मली समझाने का तरीका बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव होता है, जैसे 20 हर्ट्ज, इसका मतलब है 20 वेव्स पास हो रही है 1 सेकंड में, इसका मतलब यही तो है। उन वेव्स को पार्टिकल मान लो आप, क्या मान लो? कि अगर आपके ईयर से 20 पार्टिकल 1 सेकंड में टकरा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 20। सपोज दैट 1 सेकंड में 20 पार्टिकल से कम पार्टिकल आपसे ईयर ड्रम से टकरा रहे हैं, तो वो वाइब्रेट नहीं होगा। तो जब वो वाइब्रेट नहीं होगा तो आपको साउंड सुनाई देगा? नहीं देगा। सिंपल सी बात है, आपको सेंसेशन फील नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको हम लोग नहीं सुन सकते, और उस साउंड को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। समझ में आया? लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं सुन सकते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं, जिनका ईयर ड्रम बड़ा होता है, जो सेंसेशन को फील कर सकते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, वेल हो गया। ये लोग देख लिखा होगा इसमें, एलिफेंट, वेल हो गया, राइनोज जो होते हैं वो हो गए, ठीक है। यूजेस एनिमल कम्युनिकेशन, हम लोग जैसे किसी आवाज को सुनना है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स आपस में यूज करते रहते हैं, भाई उन्होंने भी तो सुनना होता है। वेल्स वगैरह वो इंफ्रासोनिक में यूज कर रहा है अपना, ठीक है। देखते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। चलिए हम लोग सुन सकते हैं इसको? नहीं सुन सकते। लेकिन बताते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो 16-17 हर्ट्ज का, मतलब 16-17 हर्ट्ज का साउंड सुन सकते हैं, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो उनके वो जो ईयर ड्रम होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, तो वो सेंसेशन को फील कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा नेक्स्ट देखो, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये वो साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। सर एक बात इधर देखो बेटा, सर आपने यहां 20 लिया और यहां 20,000 लिया, ये ऐसा क्यों? क्योंकि सुनो, हम लोगों ने इसे कैटेगराइज किया खुद को देखते हुए कि हम कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी में कितनी रेंज का साउंड सुन सकते हैं। हम लोग 20 से लेके 20,000 तक का साउंड सुन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो उसको तो कर दिया हमने एक तरफ, भाई हम लोग किस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं? 20 से लेके 20,000 तक का, तो उसको कर दिया अलग, उसको बोल दिया ऑडिबल साउंड। क्या बोल दिया? ऑडिबल साउंड। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, और के मतलब 1000 का मतलब होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000। ह्यूमन हियर, देखो द रेंज दैट ह्यूमन हियर, जहां हियर आएगा, कैन ह्यूमन ईयर्स कैन डिटेक्ट एंड इंटरप्ट द साउंड, मतलब जो हमारे कान है उसे सुन सकते हैं, उस सेंसेशन को फील कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल, म्यूजिक, स्पीच और एवरीडे जो भी हल्ला जो भी होता है उसको नॉइस, मतलब जो भी आवाज है, संत आप लोग जानते ही हो, तो उसको यहाँ पर बोल दिया है हु हल्ला। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया, तुम्हारी हंसी बता रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखो। तो इसको तो हमने एक तरफ रख दिया। अब देखो 20 से कम का साउंड है इंफ्रासोनिक, ना तो इसे सुन सकते हम लोग। अल्ट्रासोनिक 20 से ज्यादा है, ना इसे सुन सकते हम लोग। अच्छा सर इसका कोई यूज है? हाँ यूज, पहले तो ये देखो कौन से एनिमल्स है जो सुन सकते हैं इस साउंड को। बैट हो गया, चमगादड़, डॉग, डॉल्फिन, ये ऐसे एनिमल्स है जो सुन सकते हैं। अच्छा क्या इनका हमारी डेली लाइफ में यूज है? जैसे समझो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जहां हम देख नहीं सकते वहां से ये पास हो सकते हैं और वहां की इमेज हमारे लिए बना सकते हैं। जैसे बताओ, पनडुब्बी देखी आपने, सबमरीन बोलते हैं इसको। तो सबमरीन जब पानी में चलती है तो पानी के अंदर दिखाई तो देगा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं उसमें, जैसे पनडुब्बी हो गई, अब मुझे यहाँ गहराई का पता लगाना है कि भैया कितने नीचे तल है, पता चला कि मैं ले गया और नीचे टकरा गया उससे,
तो उससे तो बताना चाहिए। तो मैंने एक तो लगा दिया बेटा ट्रांसमीटर, जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है साउंड को। और एक लगा दिया मैंने रिसीवर, जो वापस से इससे रिफ्लेक्ट होके साउंड, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट आया और वापस से बाउंस बैक हो गया सेम मीडियम में। किस में बाउंस बैक हो गया? सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गया, उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आया? जैसे साउंड ले लो, लाइट ले लो, कुछ भी ले लो, वहां रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। तो साउंड वेव आई और आके वापस रिफ्लेक्ट हो गई, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ बाउंस बैक ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस से, इन द सेम मीडियम। मीडियम कैसा? सेम, जैसे जहां से आई उसी में वापस लौट गई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? ये दीवार है, अब मैंने इसको बॉल फेंक के मारी, तो बॉल जाएगी, इससे टकराएगी, वापस लौट के आ जाएगी, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अगर बॉल पार निकल जाए दीवार में से तो रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि वो पार निकल गई ना दीवार के। जो लौट के आ जाए रिफ्लेक्शन, पार निकल जाए रिफ्रैक्शन, वो अलग है। रिफ्लेक्शन पढ़ो आप। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? टकरा के वापस लौट आए। क्लियर ना? ठीक है। तो अच्छा, क्लियर ना? ठीक, देखो ध्यान से। तो यहां से साउंड आया, इससे टकरा के वापस लौट आया, तो इसको कौन सेंस करेगा? रिसीवर। कौन सेंस करेगा? रिसीवर। और ट्रांसमीटर क्या कर रहा है? प्रोड्यूस। अब ये पूरा डाटा जहां जहां साउंड पहुंचेगा वहां वहां हम लोग सीआरओ या एक एलईडी टीवी, मान लो ये टीवी है, ये इसमें उसकी इमेज दिखाएगा पूरी, कहां कहां तक वेव जा रही है। सपोज दैट बीच में यहां साक्षी खड़ी हुई है यहां पर। अब यहां साक्षी खड़ी है, तो साक्षी से साउंड टकराएगा कि नहीं टकराएगा ऊपर? तो क्या ये हिस्सा दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहां ब्लैक पार्ट दिख जाएगा, साक्षी की शेप दिख जाएगी। वो डर जाएंगे कि भाई साहब कोई ना कोई तो यहां पर है, मतलब कोई ना कोई इंसान यहां पर है। पिटाई लगा दूंगा तेरी, देख इधर। या कोई भी मान लो कोई जानवर आ गया, तो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जहां पर साउंड वो जिससे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? वो हमें क्या होगा? उस एलईडी में दिख जाएगा, तो हम लोग सचेत हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, भाई यहाँ कुछ ना कुछ है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो सब लोग ध्यान से, ये बताता हूं इधर सब लोग। सपोज दैट हम आगे गए यहां पर, इधर देखो या सब, इधर देखो या। अब आगे गए यहां पर, भाई साहब पता चला यार देविका और दीक्षा है दोनों। नहीं हंस रहे थे ना, इनका एग्जाम्पल लेना जरूरी है। तो ये देविका और दीक्षा है दोनों, अब इनसे टकरा के वापस आ गया, तो यहां पर वो समझ जाएंगे भाई कोई ना कोई यहां पर है, तो इनसे अलर्ट रहना है हमें। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब बेटा अब टेंशन मत लेना, इनका भी नाम बोल दिया मैंने। सब लोग ध्यान से देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रोड्यूस वो हम लोग यूजेस किस में कर सकते हैं? सबमरीन में कर सकते हैं, या फिर कोई सोने की ईंट मान लो आप, ब्रिक्स मान लो, सोने की ब्रिक्स है। अब कोई इंसान आया, वैसे तो उसका वेट हम लोग कर सकते हैं, आप समझो ब्रिज मान लो, ब्रिज, ईंट वीट का कुछ काम नहीं है। ब्रिज मानो, जैसे कोई ब्रिज बनाया हमने, अब वो क्या हुआ, पिलर उसके खड़े कर दिए। अब कोई क्या करेगा, बीच में सपोज जैसे उसकी दरार आ गई हमने, और वो अंदर दरार है उसके, और उसका पता लगाना है कि हमने इसके अंदर कहाँ, जैसे हमारी कोई, जैसे अभी मैंने देखा फिटिंग कराई थी हमने, तो वहां एक प्लास्टिक का पाइप कट हो गया टाइल्स वाले से। अब वो टाइल्स तो उसने ऊपर लगा दी, अब उसके दीवार के अंदर पता कहाँ चलेगा कहाँ से लीक हो रहा है। तो मैं इस अल्ट्रासोनिक साउंड से उसका यूज कर, मतलब उसका क्या कर सकता हूँ, पता लगा सकता हूँ। उसे बोलते हैं सोनार, वो भी आएगा बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी समझो। उसमें क्या करूंगा, उस बॉक्स से, ये वॉल है सपोज दैट, यहां मैंने ट्रांसमीटर लगाया और यहां मैंने इधर की साइड रिसीवर लगा दिया। क्या लगा दिया? रिसीवर। अब सपोज दैट यहां से पाइप जो है वो कटा हुआ है, तो यहां से पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे। अब जब जाएंगे ना, तो इस दरार से वो थोड़े डिफ्लेक्ट होंगे। डिफ्लेक्ट मतलब समझ दो आप लोग, डायवर्ट होंगे वो। तो इस डिफ्लेक्शन को हमें वो दिखा देगा कि भाई यहां से थोड़ा क्रैक सा दिख रहा है हमें, क्योंकि रास्ता वैसे सेम है, सेम में, लेकिन यहां कुछ डिफेक्ट लग रहा है हमें। इसको ब्लैक ब्लैक पार्ट में डिसाइड कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा भाई यहां पर इसका क्रैक है, तो हम लोग यहीं से इसको तोड़ के और सही कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है? सेम ब्रिज में ये लोग हो जाता है। अल्ट्रासाउंड देखा है, उसमें मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते, वही बोल रहा हूं मैं, हाँ वही बोल रहा हूँ। सुन लो ध्यान से सब लोग। तो वहां भी इसका यूज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, पक्का ना समझ में आ रहा है? बेटा नेक्स्ट पेज निकालो, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वही पार्ट आ गया ये।
इधर देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक बात सब लोगों को पता है कि पढ़ाते समय मुझे आवाज पसंद नहीं है ना, और आप लोग भी जानते हैं, तो आप ये ना समझे अगर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं, कोई जल्दी पढ़ा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कम से कम समय में पूरा चैप्टर कल के मतलब कवर्ड हो जाए। आप लोग कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो पूछ लेना, ये नहीं है बात स्टार्ट कर दो, क्योंकि बात है जब भी स्टार्ट होती है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। क्लियर ना? तो ऐसा लगे तो पूछ लेना मुझसे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैंने क्या बोला, साउंड वेव आएगी और वापस बाउंस बैक हो जाएगी। क्लियर ना? किससे बाउंस बैक होगी बेटा? सॉलिड सरफेस से। जहां पे गिरती है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो वेव है, साउंड वेव जो आ रही है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव। और कौन सी वेव? साउंड वेव। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है वापस, तो इसे बोला रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। पूरा लिख देता हूं मैं, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। समझ में आया कि नहीं है? दिख रहा है? ये वाला पार्ट दिख रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बीच में मैंने अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर ली बेटा। क्या ड्रॉ कर ली? लाइन। ध्यान से देखो, है नहीं, एक्चुअली मैंने मान लिया। इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल। अब ध्यान से समझो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? इट इज अ बाउंसिंग बैक, मतलब जैसे आया उसी में लौट गया। इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम द सॉलिड सरफेस इन सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब जिस मीडियम से आया उसी में वापस चला गया, तो मीडियम सेम हो गया। ठीक है। इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। समझ में आया कि नहीं है? बीच में नॉर्मल। अब ध्यान से सुनो, ये जो एंगल बीच में होता है ना इन दोनों के बीच में, इसे एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल होता है इसे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपसे पूछेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए आप। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? 2। मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन कहीं भी साउंड का हो रहा होगा, वहां ये लॉ हमेशा इंप्लीमेंट होगा, हमेशा अप्लाई होगा। जहां ये लॉ अप्लाई नहीं होगा वहां रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सर एक बात, आपने सॉलिड सरफेस बोला, अगर सॉफ्ट होता तो सॉफ्ट सरफेस क्या होता है बेटा? एयर के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। क्योंकि भाई सॉफ्ट होगा तो उसके बीच में गैप होगा ना, तो उसमें एयर के पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सॉलिड सरफेस ही मोस्टली आपका रिफ्लेक्शन, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किससे होगा? सॉलिड सरफेस से। अब ध्यान से देखो, पहला लॉ क्या कहलाता है कि ये तीनों इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव, ये तीनों लाए करेंगे सेम प्लेन में। किस में लाए करेंगे बेटा? सेम प्लेन में लाए करेंगे। मतलब प्रेयर में खड़े होते हो आप लोग, मैं खड़ा हूं, सामने दूसरा खड़ा है, तीसरा बंदा सामने, तो एक सेम प्लेन में खड़े हुए, उसे बोलते हैं बेटा सेम प्लेन में लाए होना, मतलब एक ही प्लेन में लाए करना। जैसे दो पेन देना, जैसे ये एक हो गया इंसिडेंट वेव हो गया, ये कौन सा हो गया? नॉर्मल हो गया, और दूसरा दो एक और, ये क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्टेड। तो तीनों के तीनों सेम प्लेन में, ऐसा नहीं है ये ऐसे इस तरीके से हो, सेम प्लेन में। ये समझ में आया कि नहीं है? तो पहला क्या हो गया बेटा लॉ? इंसिडेंट वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर लाई इन सेम प्लेन। दूसरा बेटा क्या होता है? दूसरा होगा एंगल आई, हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। समझ में आया कि नहीं आया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हेन द साउंड वेव मीट सरफेस दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल मीडियम। क्लियर ना? नेक्स्ट देखो, हार्ड स्मूथ सरफेस, वॉल, मेटल, एयर आर बेटर रिफ्लेक्टर। समझ में आया? मैंने कहा ये सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं। वाइल, जबकि सॉफ्ट मटेरियल एब्जॉर्ब साउंड, जो सॉफ्ट मटेरियल होता है वो क्या करता है? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान से देखो, एको क्या होता है बेटा? समझना ध्यान से। जो साउंड वेव, एक सिंगल साउंड वेव टकरा के वापस जो लौट के आती है उसे हम क्या बोलते हैं? एको। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये लड़का है, यहां से इसने हेलो बोला, तो इस वॉल से टकरा के वापस आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एको। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 7.2 मीटर। और बीच में भैया कोई कुछ होना नहीं चाहिए। अगर बीच में कुछ है तो आपको एको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा ना, रोक लेगा ही रास्ते में। सपोज दैट मैं खड़ा हुआ हूं तो साउंड टकरा के मुझसे रुक जाएगा, तो इसके पास नहीं पहुंचेगा। पेड़ खड़ा हुआ है, कोई घर बना हुआ है,
इस तरीके से एग्जांपल ले लो। तो बीच का हमेशा कैसा होना, खाली होना चाहिए। क्लियर ना? अच्छा, टाइम कितना लगेगा कम से कम? अगर 7.2 मीटर से आ रहा होगा तो 0.17। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पक्का ना? ध्यान से देखो, या फिर उससे कम में ही वो लौट के आ जाएगा आपका। अब ध्यान से देखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, यही बताया था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पहला। दूसरा, इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर ना? दोनों पॉइंट है, नॉर्मल याद कर लेना, ये देख लेना आप लोग कैसे भी कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं वाइब्रेशन, सॉरी रिवाइब्रेशन। रिवाइब्रेशन क्या होता है? एको में क्या होता है, एक सिंगल वेव लौट के आता है। रिवाइब्रेशन में क्या होगा, कई सारी वेव लौट के आएंगी, मल्टीपल्स वेव। तो एक साथ कई सारी वेव लौट के आ रही है। जैसे यहां देखो, ये देखो, ये वाला, ये इंसान खड़ा हुआ है, तो ये पूरा हॉल है, ये लोग बैठे हुए हैं, इसने चिल्लाया तो देखो चारों तरफ साउंड, कई सारी साउंड लौट के आ रही है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल। जैसे ये देखो आप, ये हॉल है, यहां मैं खड़ा हूं, मैंने हेलो बोला, एक हेलो ऐसे जाएगा, एक हेलो ऐसे जाएगा, एक हेलो ऐसे जाएगा, एक हेलो ऐसे आ जाएगा। तो कई सारे हेलो बन गए कि नहीं बन गए? तो मल्टीपल्स वेव जब वापस लौट के आते हैं उसे क्या बोलता है, रिवाइब्रेशन। वैसे मैं बता दूं, इसमें क्या होता है, ये तीनों डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऐसे चली जाएगी, ये वाला ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाएगा इस तरीके से, ये वाला इस तरीके चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हमें कम ज्यादा सुनाई देता है। तो मोस्टली जो हम लोग सीलिंग, जो छत बनाते हैं, जहां ऑडिटोरियम होता है, वो इस तरीके से होता है, कर्व की शेप में होता है। कर्व की शेप में क्या होता है बेटा, इस तरीके से देखना, जैसे यहां से मैं बोल रहा हूं तो हमेशा ऐसे करके बनेगा। मतलब ये जो मल्टीपल्स एको होंगी, जो साउंड वेव होंगी, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, सबको एक जैसा सुनाई देगा। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा दे रहा है, किसी को कम दे रहा है। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो सब लोग, रिवाइब्रेशन, द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड ड्यू टू मल्टीपल्स रिफ्लेक्शन। कई सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। अकरिंग व्हेन द डिस्टेंस टू द रिफ्लेक्टर लेस देन 17 मीटर, जब 17 मीटर से लेस देन हो, उस केस में लगता है। एप्लीकेशन हो गया सोनार, मैंने बताया ना, जो आपका सबमरीन में बताया था मैंने, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, उससे सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यूजेस इज नेविगेट डिटेक्ट द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, वही जो पानी के अंदर हम लोग पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट का। मेडिकल में जब मैंने बताया स्टेथोस्कोप है, उसमें हो जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, उस चीज में यूज हो जाता है। नेक्स्ट पेज निकालो आप। अब आगे आपका उसमें जाओ, इमेज में, इसे हटा के इमेज में चले जाओ आप। लाइए, ये रहा बेटा, दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला देखो, पहला था, पहला वाला निकालो। हाँ यही है, देखो इसे बड़ा कर दो। अब हम लोग पढ़ेंगे ईयर, कि हमारा जो, वैसे ये मैं बता दूं सिलेबस से हटा दिया गया है ईयर जो आपका है, लेकिन हम लोगों के लिए जरूरी है। वैसे 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, लेकिन आप समझो ध्यान से। ये हमारा जो ईयर है, ह्यूमन ईयर है, उसका डायग्राम है। अब इसको सब लोग सुनना है कि वर्क कैसे करता है, इसके फंक्शन क्या है। सब लोग देखो, ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर पार्ट्स, मिडिल पार्ट्स और इनर पार्ट। आउटर पार्ट वो होता है, पैर को हटा लीजिए उसको, देखो सब लोग, आउटर पार्ट होता है बेटा, ये बाहर वाला हिस्सा है ना, ये पिन्ना होता है। क्या होता है ये? पिन्ना। जैसे कोई साउंड वेव यहां से आया, ऐसे यहां से आया, ऐसे कई जगह से आता है साउंड वेव, ये क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा और इसको ईयर कैनाल में ट्रांसफर कर देगा। किस में ट्रांसफर कर देगा? ईयर कैनाल में। अब यहां होता है हमारा पर्दा, जो कान का पर्दा होता है, इसे बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? यहां वो टकराता है बेटा। अब इससे एयर के पार्टिकल्स टकराएंगे, जब टकराएंगे कोलाइड होगा तो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा। जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो ये ट्रांसफर कर देगा इन तीनों बोन्स के पास, हैमर, एन्विल, स्ट्रम। बहुत छोटी छोटी बेन होती है, ये भी इससे कनेक्ट होती है। इधर ये ओवल विंडो से कनेक्ट होती है, यहाँ ओवल विंडो है, ये इससे कनेक्ट है। तो ये तीनों क्या करती है, वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती है, क्योंकि ये ओवल विंडो जो ईयर ड्रम है वो अगर वाइब्रेट होगा तो ये हैमर वाइब्रेट होगा, हैमर कनेक्टेड एनविल से तो एनविल भी वाइब्रेट होगा, एनविल स्ट्रप से कनेक्टेड है तो स्ट्रप भी वाइब्रेट होगा। तो तीनों में वाइब्रेशन जब होता है तो ये तीनों क्या करते हैं, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा तो यहाँ जोर जोर से हिल रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये जब ओवल विंडो वाइब्रेट करेगा, इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं कॉकलिया। यहाँ दिया नहीं है एक्चुअल में, कॉकलिया।
उस कॉकलिया क्या करता है, ये इसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, और इस वाइब्रेशन को जो है सेंस करती है ऑडिटरी नर्व्स, ये होती है ऑडिटरी नर्व्स। ये ऑडिटरी नर्व्स इस वाइब्रेशन को सेंस करती है, और किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि मोशन हो रहा है ना, और मोशन में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करती है, और उसको हमारे ब्रेन के पास पहुंचा देती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ही सिग्नल को डिटेक्ट करता है, और किसी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं करेगा। ये नहीं है ये वाइब्रेट हो रहा है तो ये नर्व से जाके कहीं माइंड को हिला दे, उसे वाइब्रेट कर दे, दिक्कत हो जाएगी आपको। समझ में आया? वो किस में भेजती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो उसको वो सेंस करता है, वहां से हमें सुनाई दे जाता है। अब ये सोचो ये प्रोसेस कितनी जल्दी हो रही है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं सुन रहे हो, तुरंत की तुरंत सुन रहे हो, कितना फास्ट चल रहा है काम। सभी ऑर्गन्स एक ही कोऑर्डिनेशन के साथ बड़ी जल्दी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से ईयर ड्रम के पास गया, ईयर ड्रम कह रहा है रुक जा, ईयर ड्रम बोल रहा है रुक जा, भेज दूंगा यार आराम से, क्या दिक्कत पड़ रही है, रुक जा, अभी कौन सा कहीं जा रहा है, हेमन ने भैया, हेमन ने सब ये बैठे हुए, हम बहुत देर से वाइब्रेट कर रहे हैं, हम नहीं सुन रहे, अब जाओ जो करना है कर लो। ऐसा नहीं है, दिक्कत हो जाएगी आपको। सभी एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। क्लियर ना, पक्का ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और बात, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल पार्ट है वो समझा दूंगा आपको, बाकी आप लोग एक बार पढ़ के आना, और जो नहीं है वो पूछना। अभी शुरुआत है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है और भी अच्छा कंटेंट बनाऊं, और आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी यही सॉल्व कराऊं मैं, ठीक है। एक बात मैं जो भूल गया, सबसे पहले मुझे बोलना था, आज रिपब्लिक डे है, सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। क्लियर ना। एक बात और, सबको मैं इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं लिया कि हर साल आता है। बच्चा बोल रहा था लड्डू कहाँ है, लड्डू देखो सुनो ध्यान से, लड्डू खा लेना, लेकिन सुनो, ये एक बात मैं बोलना चाहूंगा सबके लिए, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, मतलब सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो हर साल आता है, हम लोग अच्छे एक जुनून के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट करके भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। और ये जो जितने भी फेस्टिवल हैं या जो भी एक त्योहार है, जो भी जैसे आपका दिवाली हो गया, होली हो गया, एक हमारा इंडिपेंडेंस देश का त्योहार है, आपका 15 अगस्त हो गया, या और भी है, इनको सेलिब्रेट करते भूल जाते हैं। लेकिन सेलिब्रेट करते क्यों है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। पहले भी बोला मैंने, अभी बोल रहा हूँ, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? रीजन बताएगा कोई? आपको याद दिलाने के लिए, कहीं आप भूल तो नहीं गए? हर साल आपको याद दिलाया जाता है, हर साल आपको नई नई स्पीच बोली जाती है, हर साल बताया जाता है कि भाई जिंदा हो, याद है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किस लिए जरूरी है, क्यों बनाया था, किसने बनाया था, कितने लोगों ने मेहनत की, या 15 अगस्त जो भी हमारा इंडिपेंडेंस मिली थी हमको, मतलब आजादी मिली थी, जो फ्रीडम मिली थी हमको, इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था देश हमारा, तो कैसे हुआ, कितना स्ट्रगल किया, कौन कौन फ्रीडम फाइटर थे उसमें, किस तरीके से हुआ, क्या क्या स्ट्रेटजी लगाई हमने, और फिर आजाद हो गया तो उसके बाद हम कर क्या रहे। तो उन सबको याद दिलाने के लिए ये जितने फेस्टिवल हैं सभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग पुरानी बातें बार बार दोहराते हैं, क्योंकि बहरे हैं ना हम लोग, और क्या, हम लोग एक बार में कहां सुनते हैं। आप लोग सुनते हो, आप लोग सुनते हो, बताओ क्यों? सब एक जैसे नहीं हो सकते ना, कोई चीज को ध्यान रखता है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करता है, उस चीज को अपना फॉलो करता है। कोई आज सुना लड्डू मिले, जैसे उसने तुरंत रिपब्लिक डे लड्डू सच है ये, मैंने कहा रिपब्लिक डे, उसने कहा सर लड्डू, तो भाई लड्डू नहीं है, सुन लो ध्यान से, उसका असली मतलब क्या है वो जानो। लड्डू तो डेली खा लोगे, नहीं है, समझे नहीं आप लोग? एक बात सब लोग ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैंने एक वर्ड बोला था आपसे, क्लियरिटी। क्लियरिटी बहुत जरूरी है, हर चीज की क्लियरिटी। आज रिपब्लिक डे है तो लड्डू क्लियरिटी नहीं है उसकी। सब लोग सुनो ध्यान से, उस चीज का असली मतलब क्या है, उस चीज की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, उसके बारे में जानना, उसकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है।
क्यों बना, कैसे बना, किस लिए जरूरी है, हर चीज की क्लियरिटी। आपका खुद के फ्यूचर की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। हमारे देश के फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हैं उसकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। ये हम टीचरों पे भी लागू करता है कि हमें बच्चों के सामने क्या बोलना है, उसकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। हमें कैसी हरकतें करनी है, कहां बच्चे को रोकना है, कहां डांटना है, कैसा पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सारी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। वही क्लियरिटी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी और तुम जो करोगे उसकी क्लियरिटी भी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। नहीं समझे आप लोग? फिर बता रहा हूं मैं आपको। आप सबसे पहले संविधान के बारे में बताऊं। ये एक बुक है जिसमें कई सारे लॉ 395 शुरुआत में, अब तो से बढ़ रहे हैं, काफी चेंजमेंट हुआ है। ये जितने भी लॉ हैं उसमें लिखे हुए हैं और उस लॉ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी बड़ी संस्था हो, कोई भी बड़ी संस्था हो, उसको बड़े कायदे से और शांतिपूर्वक चलाने के लिए नियमों की जरूरत पड़ती है और उन नियम के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होता। ये नहीं है कि वो मेरे फूफा का लड़का है तो उसके लिए अलग नियम है, आम जनता के लिए अलग नियम है, यार वो एमएलए जो है वो हमारा ताऊ है तो हमारे लिए अलग लॉ है। ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। स्कूल की ही एग्जांपल लूं, मैं ये नहीं हूं कि वो 15 साल से मेरे यहां नौकरी कर रहा है और कोई सपोज दैट एक न्यू टीचर आया तो उसका अलग एक लॉ है और उसके लिए एक अलग लॉ है। आप लोग स्टूडेंट हैं, भले ही कोई बच्चा बचपन से मेरे यहां पढ़ रहा है और कोई अभी आके पढ़ रहा है, दोनों के लिए सेम नियम है। अगर मैं रिश्तेदारी या जो भी चीज निभाता हूं तो एक करप्शन के रूप में आता है, वही हमारे देश के प्रति है। सबके लिए एक जैसा नियम, क्लियरिटी जो है वो है। इस क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबके लिए एक जैसा, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, उसके लिए कोई ऐसा दोहरा पद नहीं होना चाहिए, दोहरी आपकी सोच नहीं होनी चाहिए कि आप खुद में ही कंफ्यूज है। ये हर चीज के लिए बता रहा हूं, फ्यूचर के लिए बता रहा हूं। किसी बच्चे को ये डिसाइड नहीं है मुझे बनना क्या है, वो बोल रहा है 50-50 खेल रहा हूं मैं, कि बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक। उसकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि बनना है तो बनना है, नो कॉम्प्रोमाइज। किसी ने बोला अरे यार ये नहीं, इसमें अच्छा सिस्टम है, वो उसका चेंज ही हो गया सिस्टम, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, ना यहां रहा ना वहां रहा। क्लियरिटी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? साउथ के बच्चे हैं, वो बायोमैक्स दोनों लेते हैं, उनकी क्लियरिटी है हम दोनों में बढ़िया है, हमें नॉलेज दोनों की रखनी है। उसके बाद बनना इंजीनियर है लेकिन पढ़ बायो भी रहा है, मैथ के साथ साथ बायो भी पढ़ रहा है, तो उसकी क्लियरिटी कि मुझे इंजीनियर बनना है लेकिन मैं नॉलेज सबकी रखूंगा, तो ये भी एक क्लियरिटी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पहले मैथ से पढ़ लिया, पता चला नहीं हो पाया, फिर बाद बायो से कर रहा है, फिर बन गया दूसरे में जा रहा है, तो वो क्लियरिटी नहीं है। एम पहले से डिसाइड हो, बनना है तो बनना है, और यही पीक पॉइंट आपको ले जाएगी। अच्छा वो कौन डिसाइड करेगा? आपका इंटरेस्ट किसमें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान सबने बनाया, उनकी भूमिका अहम मानी जाती है, उनकी क्लियरिटी साफ थी कि मैं जैसा भी हूं मुझे मेरी वैल्यू पता है, सामने वाले के बोलने से मैं कम नहीं हो जाऊंगा। क्लियरिटी थी उनके पास, इसीलिए सक्सेस हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी भी क्लियरिटी सेम थी, उनका भी एक अलग नाम। सबकी अपनी अपनी क्लियरिटी है, सबकी अलग, सब जितने भी हैं, भगत सिंह, उनकी अलग ही क्लियरिटी, देश के लिए बलिदान देना है तो देना है, चाहे भूख से दूं, चाहे फांसी लग जाए, चाहे गोली मार दो, कुछ भी कर दो, देश के लिए मुझे लड़ना है तो लड़ना है। क्लियरिटी समझ में आ रही है कि ना आ रही? तो वही क्लियरिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, ये नहीं है पढ़ना है और चल रहे कहीं भी, जो हम सोच भी नहीं सकते। आप
जो पढ़ाई से कोई मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उस चीज में टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन पढ़ना है, पढ़ना है, क्लियरिटी है ही नहीं तुम्हारे अंदर। ये शिक्षक के लिए ही बोल रहा हूं मैं। जितना साफ सुथरा कायदे वाला तुम लोगों के सामने रहूंगा, तुम लोगों को परोसूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना है। आज मैंने सुना कोई बच्चा बोल रहा था, एक टीचर गाली दे रहा था, साले फलाना जे, नई नई आईडी, बहुत सी चीजें, वो फेक चल रहा है। तो वो टीचर ही झूठे बच्चों को क्या सिखाएगा वो? तो क्लियरिटी, अच्छा ऐसा क्यों? अगर क्लियरिटी है तो आप वहां तक पहुंच जाओगे, बहुत दूर तक चले जाओ। क्लियरिटी नहीं है, वहीं फंस जाओगे, अपने जाल में फंस जाओगे, अपने डूब जाओगे, खुद तो मरोगे, बच्चों को भी ले जाओगे। ये टीचर के लिए बता रहा हूं। कुछ टीचर भटक जाते हैं। टीचर की बात, सबकी बात करो, जितने किसी भी संस्था में क्लियरिटी हर किसी के लिए जरूरी है। हम टीचर है, अध्यापक है, तो हमें अपने आप में क्लियरिटी होनी चाहिए। हम टीचर हैं, हमारे क्या कर्तव्य है बच्चे के सामने, वो हमें फॉलो करने हैं तो करने हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये ही आगे भी चलते रहना चाहिए। समझ में आ रही है? किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई कह रहा है हिंदू खतरे में, भाई कोई खतरे में नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी हमारी रोटी, रोजी रोटी खतरे में, बेरोजगार है हम, हमारी नौकरी खतरे में, हमारा देश खतरे में। क्योंकि हम खतरे में तो कौन खतरे में? देश खतरे में। हमारे देश को हमारी जरूरत है, फ्यूचर की जरूरत है। तुम लोग फ्यूचर हो हमारे देश का, तुम्हारी जरूरत है हर चीज में, टेक्नोलॉजी में तुम्हारी जरूरत है, डॉक्टर लाइन में हर अच्छे अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, अच्छे अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट, हर किसी की जरूरत है। और वही तुम्हारा रोजगार है, और वही हमारे देश की मजबूती है। देश को पावर मिलेगी और तुम्हें रोजगार मिलेगा। किससे? इससे। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपको क्लियरिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो अपनी सोच को, अपने आप को, खुद में एक अपने आप में क्लियरिटी बनाओ कि भाई हमें ये करना है तो करना है, हमें ये, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसी एक रास्ता से चलते रहो। कब तक नहीं मिलेगा? घुस जाओ उस चीज में, आपको रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश को पावर भी मिलेगी। कई सारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका करप्शन और दूसरा हमारे माइंड का डायवर्सन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कम कोई भी नहीं है, तुम सोचो, कम कोई भी नहीं है। राजनेता, पॉलिटिशियन, एक से एक गंदगी वाले, हर चीज में गंदगी है, हर चीज में। पॉलिटिशियन नहीं बात कर रहा, किसी भी विभाग में चले जाओ आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, डॉक्टर वाले विभाग में चले जाओ आप, मेडिकल लाइन में चले जाइए, मतलब इंजीनियरिंग लाइन में चले जाइए आप, किसी भी लाइन में चले जाओ, करप्शन हर जगह है, गंदगी, क्लियरिटी है ही नहीं अभी कहीं पर, मोस्टली क्लियरिटी नहीं है। तो क्लियरिटी की जरूरत है, और सब लोगों को अपने अपने बारे में पता चल जाएगा हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से फॉलो करना है रूल्स, हमें कैसे करना है, क्या सारी क्लियर, सबको क्लियर हो जाएगा ना। एक पॉइंट भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी है क्लियरिटी। आप लोग, कोई अपने आप में क्लियर ही नहीं है, उसको कोई अपना परिचित आ गया, उसके लिए अलग व्यवहार है। आप खुद में बेरोजगार बन रहे हैं, आपकी नौकरी है लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे। मैं रियल बोल रहा हूं, किसी फील्ड में चले जाओ, वो क्लियर ही नहीं है, उनके अंदर दिमाग में यही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमारा क्या धर्म है, हमारे राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें, हर चीज में चले जाओ, वो भूल गए, सब कुछ भूल गए वो लोग। तो उस चीज को हमें याद करना है। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, और मैं रियल बोल रहा हूं, पहले भी कहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे, और मैं सच में से बहुत लोग हैं, इनको मैं ज्यादा मानता हूं, उनका सीधा करना, बच्चे भविष्य हैं और इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे डिसाइड होना चाहिए। उन्होंने 4 मंत्र बताए थे। सबसे पहले बड़ा एम सिलेक्ट करो, ये ना छोटी मोटी चपरासी बन जाएंगे हम लोग, नहीं, बस भेज रहा हूं मैं। सबसे पहले बड़ा एम, उस एम के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ रही है खींचो, पढ़ो, गेन करो। उसका दृढ़ निश्चय कि नहीं, ज्यादा जितनी मतलब कठिन मेहनत और दृढ़ निश्चय, जितनी मेहनत हो सके करो उसके लिए, और अटल में रहो अपने उस पर, जो भी एम है आपका, भटकना नहीं है। सिलेक्ट है, उसके लिए बाद भगवान लक है, नहीं चाह कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये तो नहीं कहेंगे किया नहीं हमने।
तो उस चीज को डिसाइड करो। लेकिन सबसे मैं बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, आज से अपने एम को क्लियर करो। जो तुम्हारे, जो भी आप उसके लिए जो जो कर सकते हैं उसको क्लियर करो। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, किस समय में कैसे, सारी चीजें सब जानते हो आप। और नहीं जानते तो कभी अकेले में आधा घंटे के लिए बैठ जाना डेली और सोचना कि हम जो हमारा एम है उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, और क्या वो सफिशियंट है। वो तुम्हारा खुद अंदर से आवाज, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें कितनी जरूरत है, अभी कहाँ गलत है आप लोग, कहाँ सही है, खुद जानते हो। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं उस चीज को। लेकिन हर चीज में क्लियरिटी होनी चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर ना? बाकी यही कहूंगा मैं, देखते हैं जैसे भी है। अभी शायद हम लोगों ने काफी देश की बात करें तो बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन देखा जाए समय के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा नहीं किया। अभी हमको और भी अच्छा करना है। ठीक है ना? समझ में आ रही है? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।